कैसे इन्होंने अपने एग्जाम्स की तैयारी की, क्या स्ट्रेटजी इसने अपनाई, कम समय में इतने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करना, एक साथ में दो तीन एग्जाम्स इन्होंने निकाले हैं, एक साथ में दो तीन एग्जाम्स की तैयारी की है, और सबका पढ़ाई का इनके ऊपर में प्रेशर रहा, सभी का अलग अलग स्टडी किया है, एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, एसएससी के लिए, एसएसबी के लिए, और एयरफोर्स का तो इन्होंने 3 बार एग्जाम्स निकाला है, और फाइनली अब ये यूपीएससी की तैयारी में व्यस्त हो गए हैं, लेकिन इसके साथ में इन्होंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर स्वीकार कर लिया है। सो नाउ ही इज गोइंग ऑन हिज ट्रेनिंग। ये है मिस्टर अभय कुमार का अपॉइंटमेंट लेटर, तो इनको अपनी पोस्टिंग मिल चुकी है। He has qualified SSC CGL Tier 2 और इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है, और इनको पोस्ट मिली है सॉर्टिंग असिस्टेंट। कानपुर में ये अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। सो यू कैन सी दिस इज द ओरिजिनल अपॉइंटमेंट लेटर और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो मैं उनको बधाई देता हूं उनके अचीवमेंट पर। मात्र 20 साल की उम्र में उन्होंने इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं कि अगर मैं काउंट कराऊं तो आपसे काउंट भी नहीं हो पाएंगे। और हर बार सबसे खास बात रखिए कि उन्होंने इंग्लिश में 100% मार्क्स लिए हैं। एसएससी में उन्होंने 20 में से 19 मार्क्स, एयरफोर्स में 100 में से 100 मार्क्स, एनडीए में उन्होंने 100% मार्क्स लिए हैं। सो बहुत बहुत बधाई हो आपको मिस्टर अभय, और हम काफी देर तक यहाँ पर चर्चा करेंगे आपके साथ में। तो जानना चाहते हैं सबसे पहले आपसे कि आप अपने बारे में कुछ अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। दर्शकों को ये आप ट्रिक्स और टिप्स जरूर बताइए कि कैसे आप अपने इस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया और कैसे ये लोग तैयारी करके भी क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने 2019 में अपनी इंटरमीडिएट परीक्षा यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से पास की थी। उसके बाद मैं कोसीकला आया, बट जब मैं कोसीकला आया 2019 में तो मेरी इंग्लिश बिल्कुल वीक थी। तो मैं सर के पास आया और सर ने मुझे इंग्लिश में इतना परफेक्ट बना दिया कि मैंने यूपीएससी, एनडीए, एसएससी, सीजीएल, इंडियन एयरफोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप, देन इंडियन एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप, और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स का वाई ग्रुप। उसके बाद फिर मैंने एफकेट 1 2023, एफकेट 2 2023, यूपीएससी सीडीएस, ईपीएफओ एसएसए, बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, एसएससी जीडी के थ्रू आई गॉट सीआरपीएफ। तो अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप ऐसे इस तरह के एग्जाम्स को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। भाई मैंने तो काउंटिंग की, मैं तो काउंटिंग ही भूल गया कि इन्होंने कितने नाम बोले हैं। शायद आपने काउंटिंग की होगी कि कितने एग्जाम्स इन्होंने क्वालिफाई किए हैं, और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि एक व्यक्ति ने सिर्फ मात्र 20 साल की उम्र में इतने सारे एग्जाम्स को अपने दम पर उन्होंने कैसे निकाला है। तो सबसे पहले मैं अभी देख रहा हूं कि स्क्रीन पर आपने मुझे भेजा है कि आपने एनडीए रिटन एग्जाम्स क्वालिफाई किया। ये आपने पास किया है 2022 में। यस सर। ठीक है, और इसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि आपने ये एनडीए 149 यानी एसएसबी का ये आपका था, राइट? जी सर। तो ये आपने कैसे क्वालिफाई किया, कैसे तैयारी की, क्या आपने किताबें पढ़ी, और कैसा इसका एग्जाम पैटर्न था, और कितने मार्क्स आपने इसमें हासिल किए, और क्या स्ट्रेटजी रही? तो आप ये पॉइंट बताइए, उसके बाद दूसरे एग्जाम के बारे में बात करिए। मैंने एनडीए 149 कोर्स एनडीए 1 2022 निकाला था। उसके लिए पहले मैंने मैथ, इंग्लिश और जीके का पोर्शन कंप्लीट किया। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट पोर्शन हो गया मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए। जैसे ही मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट देने शुरू किए उसके बाद मैं कम से कम मॉक टेस्ट देने के बाद 1 घंटे के लिए एनालिसिस करता था। एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि व्हाट आर आवर वीक पॉइंट्स एंड व्हाट आर आवर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। तो आपको अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है। दिस इज कॉल्ड SWOT एनालिसिस। मैं आपको बता देता हूं, SWOT। S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी, W स्टैंड्स फॉर वीकनेस एंड T स्टैंड फॉर थ्रेट। तो आपके क्या यहाँ पर थ्रेट्स हैं, क्या आपकी वीकनेस है, उन वीकनेस को आपको अपने S में यानी कि स्ट्रेंथ में करना है, और जो आपके लिए थ्रेट्स है उनको अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाना है। तो इसको बोला जाता है, जो उन्होंने एनालिसिस वर्ड बोला है, सो वी कॉल दिस SWOT एनालिसिस, SWOT एनालिसिस। तो हर व्यक्ति को अपना जीवन में पढ़ाई के लिए, आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको SWOT एनालिसिस जरूर करना चाहिए, जो कि उन्होंने बताया है। आगे, एक हिंदी मीडियम छात्र के लिए एनडीए को क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली उसमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के।
जो 200 नंबर के होते हैं, बट मैंने 46 आउट ऑफ 50 स्कोर किया इंग्लिश में, जस्ट 46 बिकॉज out ऑफ of सर। 50। आप सुन रहे हैं ना, 50 में से 46। दिस इज रियली अप्रिशिएटेड वर्क, वंडरफुल। यस सर। उसके बाद मैंने इंडियन एयरफोर्स का दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप का निकाला। टेक्निकल। यस। उसके बाद फिर मैंने इंडियन एयरफोर्स का दोबारा दिया, इंडियन एयरफोर्स का एक्स और वाई बोथ का निकाला। एक्स वाई, Both। एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, यानी कि जो एक पुलिस का होता है और एक आपका टेक्निकल होता Yes, है, sir। दोनों को एक ही बार में आप इन्होंने क्वालिफाई किया है। Yes, दोनों sir। की तैयारी एक साथ में की है, बताइए। और फिर उसके बाद मैंने इंडियन एयरफोर्स का वाई ग्रुप निकाला। उसमें मैंने इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किया था। वेरी गुड, 20 out of 20। जस्ट बिकॉज ऑफ सर। नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। नो सर, हार्ड वर्क, एवरीवन डज हार्ड वर्क, बट नो वन गेट्स अ टीचर लाइक यू। थैंक यू। इट इज योर काइंड वे ऑफ स्पीकिंग अबाउट मी कि आपने जो इतना क्रेडिट आप दे रहे हैं, लेकिन मेहनत वास्तव में आपने की है। हमने सिर्फ आपको गाइड किया है, मोटिवेट किया है, लाइक वी आर मोटिवेटिंग अदर स्टूडेंट्स। कंटिन्यू। तो इन्होंने देखा 20 में से 20 एयरफोर्स में। और उसके बाद फिर मैंने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी क्वालिफाई किया। एसएससी जीडी, यस सर। जनरल ड्यूटी। यस सर। अच्छा। उसमें मुझे सीआरपीएफ मिला और उसमें मैंने इंग्लिश में 19 आउट ऑफ 20 स्कोर किया। 19 out of 20, 20 में से 19 नंबर इन्होंने एसएससी जीडी में निकाले हैं, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। नो सर, आई डिडंट क्यों? जॉइन, जस्ट बिकॉज ऑफ आई वांटेड टू स्टडी मोर। क्योंकि इनको जॉब की चिंता नहीं थी। इन्होंने इतने एग्जाम्स दे लिए कि ये चाहते तो कब का नौकरी पे चले जाते, एयरफोर्स में चले जाते, एनडीए एसएसबी का किया उसमें चले जाते, सीआरपीएफ का कर लिया उसमें चले जाते, लेकिन इनका मिशन है यूपीएससी, जो कि हर भारतीय का, हर युवा का एक सपना होता है। और ये उसके लिए भी करेंगे। अभी आगे और चर्चा करेंगे। बातें काफी रोमांचक है, काफी मनोरंजन, काफी अच्छा आपको लगेगा, काफी अच्छे पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। कीप ऑन वॉचिंग। उसके बाद फिर मैंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया, वो भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया। उसमें मेरा स्कोर था 42 नंबर आउट ऑफ 50। 50 में से 42 इंग्लिश में। इंग्लिश में। यस सर। चलिए, बहुत अच्छा। उसके बाद फिर मैंने ईपीएफओ एसएससी दिया, उसमें भी मेरा स्कोर था 47 आउट ऑफ 50 इन इंग्लिश। आई कैन 47 आउट ऑफ 50। 50 में से 47 इन्होंने कौन सा एग्जाम बताया? ईपीएफओ एसएससी। ईपीएफओ एसएससी एसएसए। एसएसए। यस सर। तो मुझे तो भैया नहीं पता ये कौन सा एग्जाम होता है, क्योंकि मैं स्पोकन का टीचर हूं और मैं बच्चों को इंटरव्यू के लिए तैयार करता हूं खासकर। लेकिन ये मुझे क्रेडिट दे रहे हैं क्योंकि मैंने इनको गहनता के साथ में ये सब एंट्रेंस के एग्जाम में जो इंग्लिश का सिलेबस होता है उसके लिए मैंने इनको तैयारी कराई थी, इनको सब चीजें डिटेल्स में बताई थी। लेकिन ये एग्जाम्स का नॉलेज मुझे भी नहीं है, बस 4-6 एग्जाम्स के नाम में जानता हूं जो हम सभी कॉमनली जानते हैं। एसएसबी, एनडीए, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एयरफोर्स, नेवी और आपके यूपीएससी। और आगे आप क्या कहेंगे? फिर उसके बाद मैंने एफकेट 1 2023 का दिया, वो भी FCAT? यस सर। उसमें भी मैंने 205 आउट ऑफ 300 स्कोर किया था। 205 आउट ऑफ 300। यस सर। कट ऑफ वाज जस्ट 150। कट ऑफ 150। यस सर। उसके बाद फिर मैंने एफकेट 2 2023 का दिया, उसमें भी मेरा 206 नंबर था आउट ऑफ 300। उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम दिया, वो भी मैंने पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में। यस सर। उसके बाद फिर मैंने बीएसएफ का हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक उसका एग्जाम दिया था, वो भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर था। देयर वर ओनली 183 वैकेंसीज इन ऑल ओवर द इंडिया। ऑल ओवर इंडिया 183, 183 वैकेंसी थी टोटल पूरे भारत में। यस सर। उसमें भी मैंने सिलेक्शन लिया है, उसका रिजल्ट अभी 31 दिसंबर 2023 को आया था, नई साल के जस्ट पहले। अच्छा। तो मेरे लिए वो एक तरह से गिफ्ट ही था नई साल पे। नई साल का गिफ्ट इन्हें मिला था। 183 वैकेंसी में भी उन्होंने अपना क्लियर कर लिया। यस। लेकिन नहीं गए। नो सर। बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक में जो डिक्टेशन टेस्ट होता है उसमें भी मेरे 45 आउट ऑफ 50 नंबर थे इंग्लिश में। 45 आउट ऑफ 50। 45 आउट ऑफ 50। 50 में से 45 नंबर इनका बीएसएफ हेड कांस्टेबल के रिटन में भी इन्होंने गेन किया है। एग्जाम आपने निकाला है इसके अलावा? सर ऑलमोस्ट सारे हो गए। अच्छा, चलिए अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने अभी तक ये एग्जाम्स निकालने के बाद में आपको लगभग इंटरव्यूज आपने कितने फेस किए हैं और इंटरव्यू में आपने क्या फेस किया? जनरली इंटरव्यू होता कैसे है
और बच्चों को इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्या चीज ध्यान रखना चाहिए, इंग्लिश का इंपॉर्टेंस कितना है या नहीं है, और किस टाइप का इंटरव्यू लिया जाता है, अपने आप को कैसे वो ड्रेसअप करें, क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें, क्या चीजें वहां अंदर पूछी जाती हैं, कितने लोग इंटरव्यू के पैनल में बैठते हैं, कितने कैंडिडेट्स होते हैं, एक कैंडिडेट को कितना टाइम मिलता है इंटरव्यू के लिए, और क्या उनका ऑब्जर्वेशन होता है, कपड़ों पर होता है, डॉक्यूमेंट पर होता है, या इंटेलिजेंसी पर होता है, या लैंग्वेज पर होता है, इंग्लिश पर होता है। तो इसके बारे में जरूर बताएं, क्योंकि एग्जाम तो लोग कर लेते हैं कई बार क्वालिफाई, लेकिन इंटरव्यू में कितने लोग डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। तो इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हम सुनना चाहते हैं कि आपने कैसे इंटरव्यू निकाला। सबसे पहले मैंने अपना इंटरव्यू दिया था एनडीए के लिए। मेरा इंटरव्यू था 15 अगस्त 2022 को वाराणसी में। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पर। यस सर। अच्छा। सबसे पहले वहाँ पे हमको इकट्ठा करके एक लाइन में लगा दिया गया। उसके बाद हमारी वैक्सीन वगैरह का सर्टिफिकेट चेक हुआ। उसके बाद फिर हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ और उसके बाद हमको एक हॉल में ले जाकर बैठा दिया गया। वहाँ पे विंग कमांडर साहब ने हमको इंस्ट्रक्शन दिया और हमको बताया कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद हमको एक OMR शीट दी गई जिस पे हमको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने थे। उसके बाद वो कलेक्ट की गई हमसे। उसके बाद हमको एक स्टोरी दिखाई गई। जो स्टोरी थी वो थोड़ा हिजी स्टोरी थी। उसके बारे में स्टोरी मतलब पिक्चर में दिखाई, वीडियो में दिखाई, या कैसे दिखाई थी? सर स्टोरी दिखाई थी उसके। नहीं, उन्होंने कोई मतलब वीडियो चलाई थी प्रोजेक्टर पर या फिर कोई फोटो दिखाया था? यस सर, केवल एक फोटो दिखाया था उन्होंने। फोटो दिखाया प्रोजेक्टर के थ्रू। अच्छा, प्रोजेक्टर के थ्रू आपको एक फोटो दिखाया था स्क्रीन पर? यस सर। उस पर हमको एक ब्लैंक पेज में स्टोरी लिखनी होती है अपनी तरफ से। अच्छा, वो देखा आपने और उस पर आपको पूरा उसका स्टोरी बनाना है अपनी तरफ से उस फोटो को देखकर? जी सर। इंग्लिश में? यस सर, इंग्लिश में स्टोरी बनाना होता है। फोटो क्या था, कुछ आइडिया है क्या फोटो था? नहीं, आई थिंक सर उसमें जो पिक्चर थी उसमें एक औरत और एक बच्चा था। अच्छा। वो समथिंग टाइप कहीं किसी मुसीबत में थे, एक घर के आसपास कहीं आग वगैरह लगी हुई थी। अच्छा। उसमें से हमको पॉजिटिव स्टोरी बनानी थी कि एक आग में दो माँ बेटे फंसे हुए, बच्चा फंसा हुआ है औरत के साथ में, और वहां से वो कैसे निकल सकते हैं या कैसे उनको हिम्मत करनी है, तो इससे रिगार्डिंग। यस सर। इसके उसके बाद फिर हमसे वो पेज जिस पर हमने स्टोरी लिखी थी वो कलेक्ट कर लिए गए। उसके बाद हमको दूसरे हॉल में ले जाया गया। वहाँ पे 3 या 4 या 5 ऑफिसर बैठते हैं, वो हमको एसेस करते हैं। हमको जो स्टोरी बनाई थी हमने उसी स्टोरी के ऊपर ग्रुप डिस्कशन करना है 15-15 के ग्रुप में। 15 लोगों का एक ग्रुप था, 15 कैंडिडेट्स का ग्रुप बना दिया और उसी स्टोरी का जो आपको फोटो दिखाया था उसी पर आपको डिस्कस करना है सबको? जी सर। अच्छा। उसके बाद फिर जैसे हमारा डिस्कशन, ये भी इंग्लिश में था डिस्कशन या हिंदी में था? नहीं सर, इंग्लिश में ही था सर। अच्छा, ये मतलब आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश इज सो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज टू क्वालिफाई SSC। यस, SSB इंटरव्यू। SSB इंटरव्यू। यस सर। उसके बाद फिर हमको बाहर बैठा के नाश्ता वगैरह कराया, लंच वगैरह कराया जाता है। उसके बाद फिर हमको रिजल्ट सुना दिया जाता है कि कौन स्क्रीन आउट हुए हैं और कौन स्क्रीन इन हुए हैं। स्क्रीन आउट मतलब बाहर, स्क्रीन इन मतलब आई है? यस सर। तो वहाँ पे इसी तरह से SSB का इंटरव्यू होता है। फिर जो इन हो जाते हैं फिर उसके लिए अगला राउंड जाता है, आगे प्रोसेस होता है उनका। जी जी। तो अभी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने जितने भी एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, इन एग्जाम्स की तैयारी आपने यानी रिटन एग्जाम्स की तैयारी कैसे की? कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम थे जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ा, और नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए या नेगेटिव मार्किंग के होते हुए आपने उन एग्जाम्स को कैसे अच्छे नंबर के साथ में और अच्छी रैंक के साथ में क्वालिफाई किया? तो इसमें किस चीज की महत्वपूर्ण भूमिका रही, कौन सी किताब की रही, कौन सी कोचिंग की रही, कितना कंटेंट आपने लिया, कितने घंटे आपने पढ़ाई की, और कौन सा आसान तरीका है क्लियर करने का? अगर दर्शक देखना चाहें तो कौन सी ऐसी टिप्स आप दोगे कि वो अपना आराम से एग्जाम्स निकाल लें? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी तैयारी रैंकर्स गुरुकुल से की थी। रैंकर्स गुरुकुल? यस सर। मैंने ऑनलाइन बैच लिया था गांव में ही, वहीं पे मैंने तैयारी की थी। अच्छा। सबसे पहले अगर आपको किसी भी एग्जाम को निकालना है तो उसका सिलेबस आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए? यस सर जी। उसके बाद फिर जैसे ही आपके टीचर लोग जो कोर्स कंप्लीट कराते हैं वो कंप्लीट होने के बाद आपको मॉक टेस्ट देने शुरू कर देने हैं। उसके बाद जो मॉक टेस्ट देते हैं उसके बाद जो एनालिसिस आप करेंगे उसमें आपको ये पता चलेगा कि आपका वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं वो स्ट्रॉन्ग ही रहने चाहिए, और जो सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रॉन्ग है। यस सर। और जो आपके वीक पॉइंट हैं उनको आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे उनके सामने वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं।
हाँ, जैसे अंग्रेजी एक सब्जेक्ट है तो Yes, sir. अंग्रेजी सब्जेक्ट में ज्यादातर क्वेश्चन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर या पैराग्राफ को लेकर, वोकैबुलरी को लेकर, किस चीज को लेकर के आते हैं? सर इंग्लिश सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो ग्रामर भी आती है उसमें, वोकैब भी आती है उसमें, कॉम्प्रिहेंशन भी आता है उसमें। मैंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकाला है, उसमें टीयर 1 में 50 नंबर की इंग्लिश आती है। 50 नंबर की? यस सर। अच्छा। उसमें ग्रामर, वोकैब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अच्छा। और कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये सारे आते हैं। और इसमें भी जो टीयर 2 होता है उसमें भी 135 नंबर की इंग्लिश आती है। 135 नंबर की टीयर 2 में? यस सर। उसमें भी सेमी सिलेबस होता है। अच्छा। सेमी टॉपिक्स होते हैं जैसे ग्रामर, वोकैब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड और क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन। अनसीन पैसेज? अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन, वो अनसीन पैसेज जो होता है इसमें क्वेश्चंस पढ़ के आंसर करना होता है। यस सर। सीजीएल के टीयर 2 में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है और सीजीएल टीयर 1 में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब मैं बताना चाहूँगा कि आपको नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। सबसे पहले आपको आसान क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेना है, सारे क्वेश्चंस जितने जो भी आपको आते हैं उनको अटेम्प्ट कर दो पहले। यस सर। अच्छा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका टाइम लेंगे और उनमें आपको 33% या 50% का रेशो पता होगा, जैसे 50-50। हाँ, मतलब इतना मैं श्योर हूँ, इतना श्योर नहीं हूँ। यस सर जी। अगर आपको 50-50 है तो उसमें चांस लेना चाहिए आपको। अच्छा, 50-50 है तो चांस लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए सर। गुड। और जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है या फिर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, तो उसको उसे अनअटेम्प्ट ही कर दो, उसे मतलब अटेम्प्ट नहीं करना है। यस सर, उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। अच्छा। जिससे अगर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो सही क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन था वो भी नेगेटिव चला जाएगा, नंबर कट जाएगा। यस सर, वो भी नंबर कट जाते हैं। अच्छा, चलो ये आपने एक अच्छी बात बताई कि 50-50 भी अगर आपको लग रहा है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। Yes, लेकिन sir. उससे कम अगर आपको लग रहा है तो फिर उसको अवॉइड करो, उसे मत छेड़ो। सबसे पहले जिनमें आप वेरी श्योर हैं बस उनको आपको क्लिक करना है। Yes, sir. अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूँ कि इंग्लिश के अलावा और जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या तरीका आपने अपनाया या उनकी तैयारी आपने किसी सब्जेक्ट किताब के माध्यम से भी की है? तो ऐसी कौन सी किताब है या कोई ऑनलाइन वेबसाइट जिससे हमें कंटेंट मिल जाता है? इंग्लिश की किताब है, एक नीतू सिंह मैम की आती है। नीतू मैम की? यस सर, नीतू मैम की इंग्लिश की किताब आती है। वो वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश बुक्स जहाँ तक मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। यस सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो बहुत आपने अगर पढ़ी है तो आपको लगा कि उसमें से कुछ सिलेबस आया था, एग्जाम्स में आया उसमें से? यस सर, आता है उसमें आता है? यस सर। चलो ये अच्छी बात है कि चलो एक बार किताब पढ़ लेना, लेकिन पता नहीं आएगा कि नहीं। एक है कि किताब आपने पढ़ी और उसमें से मिला। यस सर। मिला तो अच्छी बात है, फिर पढ़ना चाहिए, फिर खरीदना चाहिए। यस सर। और जीके की मैं परमार एसएससी यूट्यूब चैनल के थ्रू तैयारी कर रहा हूँ और मेरे पास क्राउन की जनरल नॉलेज की किताब है, उसमें से भी क्वेश्चन मिलते हैं। अच्छी किताब है वो भी। कौन सी? क्राउन की जनरल नॉलेज। यस सर। अच्छा, ये कोई मैगजीन आती है, बुक आती है? बुक है सर। बुक आती है। यस सर। इसके अलावा आपने कोई मंथली मैगजीन्स वगैरह भी पढ़ी थी, जैसे इंडिया टुडे या इस टाइप की मैगजीन्स आते हैं जो जनरल अवेयरनेस के लिए, जीके के लिए जो लेटेस्ट अपडेट आता है, हर महीने आती है या ईयरली आती है? सर जो करंट अफेयर्स के लिए मैं तैयारी करता था वो ओले बोर्ड की बोल्ट आती है मंथली वाइज। अच्छा। यस सर, उससे आपने तैयारी की है? यस सर, करंट अफेयर्स की तैयारी मैंने उसी से की थी। क्या नाम बताया? ओले बोर्ड की बोल्ट मंथली वाइज आती है। अच्छा, चलिए अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने एक एग्जाम्स की तैयारी, आपने एक बार में एक ही एग्जाम्स की तैयारी की या आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी एक साथ में कर देते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट सिलेबस इज नॉट डिफरेंट, सिलेबस सेम ही है सर। अच्छा, सभी का मतलब सारे एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस लगभग सेम है। यस सर। अच्छा। तो मैंने किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए स्पेशल तैयारी नहीं की थी, जो मेरी तैयारी थी उसी से एग्जाम दिया था, वो क्वालिफाई किया था, वो भी अच्छे नंबरों के साथ में। अच्छा। यस सर। तो अब आप लगभग कितने घंटे का टाइम रोज देते थे स्टडी को करने के लिए? जब आपने कहा कि आप ऑनलाइन, हम घर पर ही आपने तैयारी किया, ऑनलाइन आपने कोर्स ज्वाइन किया, आप वहां नहीं गए कोचिंग सेंटर पर, तो लगभग कितने घंटे आउट ऑफ 24 आवर्स में से लगभग कितना टाइम आप देते हो? सर कम से कम कहें तो 10 से 12 घंटे तो मिनिमम है ही है। यस सर, पर डे। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है उसके बाद टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ता चला जाता है, जैसे 13-14 घंटे। हाँ, जैसे एग्जाम्स का टाइम आ रहा है Yes, वैसे ही अपना हमें टाइम बढ़ा देना चाहिए। यस सर। अच्छा, अब आप ये बताइए कि जैसे चलो एक सिलेबस एक बहुत वाइड होता है, जैसे जीके है तो बहुत ज्यादा वाइड है, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा वाइड है, तो इन सबको माइंड में तो हम 24 घंटे नहीं रख सकते। कई बार हमने अभी पढ़ा, थोड़ी देर हमें याद रहेगा, लेकिन कुछ देर बाद हम फिर भूल जाते हैं, फिर अपने आप को अपडेट करते हैं। तो ऐसी कोई मेमोरी टेक्निक्स या मेमोरी ट्रिक्स आपने अपनाई थी कि किसी चीज को लिंक करके उस पॉइंट को याद रखा जाए लंबे समय तक, कि इसको मैंने ऐसे लिंक कर दिया है? जैसे मेमोरी टेक्निक्स होती हैं, मेमोरी टिप्स होती हैं, तो ऐसा कुछ आपने किया? जैसे मैं बताऊंगा कि जीके का सिलेबस
सिलेबस बहुत वास्ट है। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना जरूरी है, जिससे उससे आपको पता पड़ता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसी टॉपिक को बार बार रिवाइज करो, पढ़ो, रिवाइज करो। और जो आप ये जीके जो अपडेट करते थे, रिवाइज पढ़ते थे, तो इसके नोट्स भी बनाते थे या सिर्फ स्टडी करते थे और अध्ययन ही करते थे, पर पढ़ते थे, या उनका नोट्स रिटन में भी बनाते थे? सर नोट्स तो मैं बनाता था, बट करंट अफेयर्स के नहीं। करंट अफेयर्स का नहीं, जीके के नोट्स बनाए थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, टाइमलाइन हो गई, वो सारा कॉपी में लिख लेना, जिससे कि हमें रिवीजन करने में आसानी हो। अच्छा, रीजनिंग और मैथ के बारे में आप कुछ बताइए कि रीजनिंग एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, तो रीजनिंग का कैसे आपने तैयारी किया है? सर मुझे नहीं लगता रीजनिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अच्छा, रीजनिंग बहुत सरल सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल आती है उसमें, वर्बल और नॉन वर्बल। बहुत जैसे उसमें मिरर इमेज आ गई, डाइस का क्वेश्चन आ गया, सीरीज आ गई, हिडन फिगर्स आ गए, ये बहुत सिंपल ही है। इसमें कुछ टॉपिक्स कठिन है, जैसे क्यूब वाला हो गया, कैलेंडर हो गया। अब मैं मैथ के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। उसके बाद अपने कुछ जो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किए हैं, उसमें जो टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने हैं। उसके बाद वही टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं मैथ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। आपको मैथ चैप्टर वाइज करना है और उसमें से चैप्टर वाइज जो कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको उन कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले रिवाइज कर लेने हैं। उस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर आपको क्वेश्चन करने हैं, और आपको जो फॉर्मूला रिवीजन किया है उसके मतलब कॉपी में लिखते रहना है, ताकि आप फॉर्मूलों को भूलें नहीं। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, मॉक टेस्ट देना है। इससे आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, चलिए हम आप आगे ये आपसे जानना चाहते हैं कि इतने एग्जाम्स अटेम्प्ट करने के साथ साथ में ऐसी कौन सी समस्याएं थी जिनका आपको सामना करना पड़ा, चाहे वो फाइनेंशियली हो, हेल्थ से रिलेटेड है, या फिर घर के कुछ कामकाज, या फिर आलस आना, कई बार नेगेटिव हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, नींद आने लग जाती है, खान पान कैसा रखा, दिनचर्या कैसी रखी, एकांत में रहे, परिवार के साथ रहे, खेलने कूदने पर टाइम दिया, नहीं दिया, जरूरी है योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करना उस समय जरूरी है, नहीं है, तो मतलब आपने सब चीजों को मैनेज करने के साथ अपने आप का मनोबल कैसे बना के रखा? सर मेरी दिनचर्या सुबह शुरू होती थी एक्सरसाइज करने से। अच्छा, सबसे पहले हेल्थ इज वेल्थ। यस सर, हेल्थ इज वेल्थ। एक्सरसाइज आपने स्टार्टिंग करते थे, दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से। यस सर। उसके बाद जो मेरा काम था वो रिवीजन वाला काम था, जैसे इंग्लिश की अच्छा, जो भी आपने कल पढ़ा है सबसे पहले उसको रिवाइज करो। यस सर। जो भी आपने कल रात तक पढ़ा है, यस सर, उससे पहले रिवाइज करो। यस सर। अच्छा, और उसके बाद फिर ये ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाता था। उसके बाद फिर ये अच्छा, आपने ये रिवीजन ब्रेकफास्ट से पहले ही कर लिया? यस सर। एक्सरसाइज के बाद आपने रिवीजन, फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाता जी। उसके बाद फिर ये मैथ और रीजनिंग का जो भी सॉल्व करने का अच्छा, अगला सिलेबस अब यानी रिवीजन के बाद में अब अगला हमें जो अगले चैप्टर पढ़ने हैं, यस सर, अगले सब्जेक्ट पढ़नी है, बुक पढ़नी है, पेन वगैरह चलानी है। हाँ, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। अच्छा, जितना भी हमने वर्क पेन से काम जो करना है, लर्निंग की बजाय रिटन जितना करना है उस पे काम करते हो। रीजनिंग और मैथ खास इसमें आएगी। यस सर, उसी में दिक्कत आती थी। उसी में उसके बाद फिर नहाना धोना, लंच वगैरह हो जाता था। उसके बाद फिर दोबारा से करंट अफेयर्स वगैरह और ये जीके वगैरह पढ़ लेना। जो लर्न करने का काम जो है, जो याद रखना है मेमोरी में, करंट अफेयर्स, जीके, इंग्लिश, यस सर, सब्जेक्ट लैंग्वेज वाला। जी सर। ठीक है। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट वगैरह देते थे, उसका एनालिसिस करते थे। अच्छा। उसके बाद जो अगले दिन का दिनचर्या है उसको प्रिपेयर करना। उसके बाद फिर शाम को थोड़ी बहुत देर खेलने निकल गए, प्रकृति का आनंद लिया, माइंड छत वगैरह में। यस सर, फ्रेश वगैरह किया। उसके बाद फिर हल्का खाना खाने के बाद फिर पढ़ने बैठ जाते थे। फिर पढ़ने के बाद फिर खाना खाने के बाद आपको 10 या 10:30 बजे, मैक्सिमम 11 बजे तक पढ़ के सो जाना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको 5 से 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। 6 से 7 घंटे जरूरी है। ठीक है। तो 10-12 घंटे आपने बताया, 12 घंटे स्टडी के लिए, 7 घंटे आपने बताया, 8 घंटे आपने बताया रेस्ट करने के लिए, यानी कि 20 घंटे, और 4 घंटे का टाइम हमें जो भी हमारा खेलना है, एक्सरसाइज करना है, घर वालों के साथ समय बिताना है, बाहर जाना है, प्रकृति का आनंद लेना है। तो ऐसे आपने मैनेज किया। जी सर। अच्छा, आप एक बात बताओ कि जनरली स्टूडेंट्स को क्या है ना, पढ़ते समय नींद की बड़ी समस्या है कि जैसे ही आप किताब खोल के बैठ रहे हैं तो नींद आने लग जाती है। जैसे कि बिस्तर पर आप बैठे हैं
तो आपको क्या नींद आती थी? अगर आती थी तो आप उसको कैसे दूर करते थे? आप समय क्या करते थे उससे बचने के लिए? कुछ समय मुंह चलाना या अपने आप को अलर्ट करना या मतलब खड़े होके पढ़ना, कुर्सी पे बैठ के पढ़ना, तो ऐसे कैसे तैयारी हो? सर सबसे पहले नींद आने का इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि हम उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अच्छा, यस सर। ठीक। हमको जैसे फिल्म देखने में इंटरेस्ट होता है तो नींद नहीं आती, यस सर। लेकिन पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता तो नींद आ जाती है। यस सर। अच्छी बात है। हम देखते हैं क्लास में भी बच्चे कई बार जब टीचर पढ़ाता रहता है तो बच्चों को क्लास में भी झपकियां आती हैं। Yes. तो इसका मतलब है कि उनके लिए किस्सा क्लास जो है वो काफी बोरिंग हो गई है, उबाऊ हो गई है, इंटरेस्ट नहीं है। Yes. और क्लास में अगर टीचर मनोरंजन करने लग जाए, जोक सुनाए या एक्टिविटीज कराए तो सब बच्चों को आनंद आने लग जाता है और सबको क्लास का पता ही नहीं चलता कि समय कितनी जल्दी निकल गया। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो बहुत जरूरी है। जिस सब्जेक्ट की भी आप तैयारी कर रहे हो, इंटरेस्ट होना चाहिए। यस सर, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए जिससे आपको नींद नहीं आएगी। अच्छा, यस सर। चलिए, आपने इतने सारे क्वेश्चंस के बारे में जवाब दिया है और हमें काफी अच्छा लगा कि आपने इतनी कम उम्र में इतने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका अगला लक्ष्य क्या है और उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है और कितनी उम्मीद है कि आप अपने अगले लक्ष्य को हासिल करोगे और कब तक की आप ये सोच रहे हैं? सर मेरा अगला लक्ष्य है यूपीएससी का। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। सिविल सर्विस एग्जाम का आपका अगला टारगेट है? यस सर। अपनी जॉब के साथ? यस सर, जॉब के साथ। अब जॉब भी आप करेंगे जहां पर आपको मुझे लग रहा है 8 से 10 घंटे 8 घंटे की जॉब आपकी रहेगी और आप घर से बाहर रहोगे, ठीक है? तो आपको खाना पाना अभी करना, अकेले आप बैचलर हैं, ठीक है? तो आपको कमरा भी लेना होगा और अपना सफाई वगैरह भी करोगे रूम की, खाना भी बनाओगे, कपड़े भी धोगे, जॉब भी करोगे। तो लगभग मुझे लग रहा है कि आपका 12-13 घंटे का टाइम खराब इसमें चला जाएगा नौकरी को लगा के, 13-14 घंटे। फिर घर भी आपको आना पड़ सकता है बीच बीच में। तो आपकी क्या प्लानिंग है? लगभग कितने घंटे की स्टडी आप शुरू करेंगे और कब आप ये तैयारी शुरू करेंगे और इसके लिए आपने क्या आगे की प्लानिंग की है? सर मुझे एसएससी सीजीएल के थ्रू या तो टैक्स असिस्टेंट चुनना था या फिर पोस्टल असिस्टेंट चुनना था या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट चुनना था। हाँ, मैंने सॉर्टिंग असिस्टेंट चुना। सॉर्टिंग असिस्टेंट? यस सर। इसमें हमको पढ़ने का टाइम बहुत मिलेगा। इसमें जैसे अगर हम नाइट शिफ्ट लगाते हैं तो हमको 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 13 नाइट काम करना होता है, बाकी 17 नाइट छुट्टी होती है। अच्छा, यस सर। चलिए, इसमें मतलब आपको टाइम अच्छा मिल जाएगा। यस सर। जैसे आज हम शाम को 6 बजे जाएंगे, सुबह 6 बजे फ्री हो जाएंगे, उसके बाद अगला दिन फ्री। नाइट वर्क रहता है? नो सर, अगर हम नाइट वर्क लेना चाहें तो नाइट भी मिल जाएगी? नाइट शिफ्ट। यस अच्छा। सर। जैसे आज हम शाम को 6 बजे जाते हैं, सुबह 6 बजे फ्री हो जाएंगे, उसके बाद कल दिन, फिर कल की शाम, रात, फिर परसों सुबह, और फिर परसों उससे अगली रात को आप जाओगे, यानी कि तीसरे दिन की रात आप जाओगे दोबारा। इसीलिए मैंने काफी लंबा समय मिल जाएगा। सर, इसीलिए मैंने सॉर्टिंग असिस्टेंट चुना है और ये मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स है आगे पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। सर। तो आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी या अभी करेंगे? 2024 में शुरू कर दी है या फिर 2023 में शुरू कर दी थी? नहीं सर, 2024 में शुरू करूंगा। 2025 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। 2025 में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। अभी अपनी क्वालिफिकेशन आप बताएं कि आपने पढ़ाई में क्या किया है और किस बोर्ड से आपने कौन सा क्वालिफाई किया, अपने डिग्री लिया है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए यूपीएससी के लिए? सबसे पहले मैंने 10th और 12th यूपी बोर्ड से क्लियर किया है। हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम से 2019 में। नहीं सर। अच्छा 12th फेल मूवी में एक एक्टर मनु शर्मा इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि नकल नहीं चली। तो चलिए, आज तो नकल का समय नहीं है, उस समय पर नकल का दौर था, लेकिन अब योगी जी की सरकार है तो नकल तो दूर दूर तक कहीं भी उत्तर प्रदेश में स्कूलों में नहीं हो रही है। तो ये अच्छी बात आपने सुनाई कि आपने अपने मेहनत से आपने 12th पास किया और यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम से। उसके बाद 10वीं में मुझे डिस्ट्रिक्ट में 8th स्थान मिला था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपको 8वीं जगह मिली थी। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 8th पोजीशन आपने हासिल की थी 10th क्लास में। बहुत बढ़िया, ये सुनने को मिला। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है आगरा यूनिवर्सिटी। यस सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट के थ्रू। पीसीएम से बीएससी किया है आगरा यूनिवर्सिटी। यस सर। उसके बाद मैं अभी बीएड परस्यू कर रहा हूँ। 3 सेमेस्टर के एग्जाम हो गए हैं। एक सेमेस्टर। यस अभी आप बीएड कर रहे हो? यस सर, एक सेमेस्टर बचा है फाइनल। चलिए, तो अभी आप बीएड में कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज किया है? सर पीसीएम ही है। पीसीएम से या बीएड कर रहे हैं? तो क्या आपकी इच्छा टीचिंग लाइन में जाने की भी है जो आपने बीएड किया है या कर रहे हो? सर अभी पहले थी, बट अब मेरी एग्जाम की मतलब जो इच्छा है वो यूपीएससी में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट। तो यूपीएससी के लिए तो मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन शायद चाहिए, ग्रेजुएट आप हो चुके हैं। yes. तो यूपीएससी के बारे में आपको और क्या नॉलेज है? मतलब इसमें कितने एग्जाम होते हैं, कितनी इसमें पोस्ट होती है, मतलब कौन कौन से विभाग में, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस,
IFS, Yes. तो ऐसे लगभग कितने इसमें फील्ड्स होते हैं जिसमें हम जा सकते हैं एग्जाम्स क्वालिफाई करके? और 2 एग्जाम होते हैं कि एक होता है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इस प्रकार की कोई जानकारी आपको हासिल है इसके बारे में? यस सर, आप तो थोड़ा सा सिंपली साझा करें। यस सर, आप यूपीएससी CSE के लिए सिंपली ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी किसी भी सब्जेक्ट स्ट्रीम से, यस सर, कॉमर्स या साइंस, आर्ट? यस सर। अच्छा। उसमें Tier 1 में पहले 2 एग्जाम होते हैं, उसके बाद जो Tier 2 होता है उसमें आपका रिटन पेपर होता है, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। इन तीनों स्टेज से आपको गुजर के किसी एक भी फील्ड में सिलेक्शन लेना होता है, जैसे IAS, IPS, IRS, IFS, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं इस तरह के। चलिए, ये आपने काफी अच्छी जानकारी हमारे साथ में शेयर की है, तो काफी समय आपने दिया है और हम आपसे भगवान से आशा करते हैं कि आप अपना ऑफर लेटर ले ही चुके हैं। सॉर्टिंग असिस्टेंट SSC CGL जिनकी पोस्टिंग है कानपुर में, ट्रेनिंग पर आप जा रहे हैं, तो ये आपको मिला है 20/11/2023 को, यानी कि लास्ट ईयर। और आपकी ट्रेनिंग कब से शुरू है? 15/1 से। 15 जनवरी से। 15 जनवरी से इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट है। मुझे लगता है करीबन 3 या 6 महीने की ट्रेनिंग होगी आपकी। पहले इन हाउस ट्रेनिंग 15 दिन की होगी। इन हाउस ट्रेनिंग 15 डेज। यस सर। उसके बाद फिर PTC सहारनपुर में होगी ट्रेनिंग। अच्छा, उसके बाद PTC सहारनपुर जाओगे Yes, आप। उसके बाद फिर आपको पोस्ट मिल जाएगी। यस सर। तो बहुत अच्छा आपके साथ में ये अनुभव जो आपने शेयर किया है और बहुत अच्छा लगा, दर्शकों को भी इसमें काफी अच्छा लगा होगा, मोटिवेशन मिला होगा। कई सारी जो ट्रिक्स इन्होंने बताई है एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, अपना मनोबल बनाए रखने के लिए, सकारात्मक सोच रखना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, मैथ को कैसे टाइम देना है, GK को कैसे टाइम देना है, और रीजनिंग नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए कौन सा ट्रिक अपनाना चाहिए। सो दीज ऑल दी पॉइंट्स हैव बीन स्पोकन बाय हिम। लास्ट में एक बार और आपसे पूछना चाहूंगा, अब आप ये बता दीजिए कि स्पोकन इंग्लिश का हमारे प्रोफेशनल करियर में क्या महत्व है, कितना महत्व है, और क्या इससे हम अपने करियर में 4 चांद लगा सकते हैं? क्या हमारा करियर आगे बढ़ सकता है? ये हमारे लिए जरूरी है, तो कितना जरूरी है? और आपको स्पोकन इंग्लिश में जो अभी तक आपने एग्जाम्स क्वालिफाई किए, इंटरव्यू दिया है, जहां भी आप कोचिंग के लिए गए हैं, पढ़ाई की है, पढ़ाई में भी जरूरत पड़ जाती है, तो स्पोकन इंग्लिश का कितना बड़ा रोल रहा है आपके इन सब एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में और आपको ये करियर तक पहुंचने में, इस मुकाम तक पहुंचने में? स्पोकन इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में, ना कि इन केवल एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में, बट हमारी लाइफ को सुधारने में भी इसका स्पोकन इंग्लिश का बहुत रोल होता है। जैसे ही हम किसी भी भारत में ही किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पे इंग्लिश लोग हमको मिलते हैं, तो हमको उनको अपनी बात को कहने के लिए इंग्लिश में ही वार्तालाप करनी पड़ती है। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज विच कनेक्ट्स वर्ल्ड। जैसे हम कहीं भी बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो हमको कैसे टैक्सी बुक करना है, कैसे रूम बुक करना है, कैसे अपनी बात को आगे इंग्लिश लोगों को पहुंचाना है, इन सारी चीज़ में हमको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन दैट स्वामी विवेकानंद गैव स्पीच इन शिकागो इन 1893। राइट। तभी भी इंग्लिश की इतनी ज़रूरत थी, तो आज हम 2024 में जी रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन के अभी इंग्लिश की कितनी ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल उन्होंने सही बोली है कि जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन महासभा में गए थे, तो वहां शिकागो में 11 सितंबर को 1893 में उन्होंने स्पीच दी थी। 9 मिनट का टाइम उनको मिला था। 9 मिनट में उन्होंने इंग्लिश में स्पीच दिया था, क्योंकि और दूसरी भाषा पर वहां कोई नहीं जानते थे, हिंदी की पहचान नहीं थी। तो उस समय यानी 18वीं, हम 19वीं सदी की बात करें, जब 19वीं सदी में अंग्रेजी की जरूरत थी, तो आज तुम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो आज हम कैसे मान लें कि अंग्रेजी भाषा की जरूरत नहीं है? अंग्रेजी भाषा जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके लिए इंटेलिजेंट होना जरूरी है। ये सिर्फ एक भाषा है, लोगों से जुड़ने का एक माध्यम है, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का एक माध्यम है, इंटरव्यू देने का एक माध्यम है, लेकिन आपको इसके साथ में इंटेलिजेंट होना पड़ेगा अपनी दूसरी सब्जेक्ट्स में। तो आप ये उम्मीद करिए कि जब 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद जी ने इंग्लिश में स्पीच दिया था, तो अब तो 21वीं सदी है, तो इसमें तो इंग्लिश की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए अंग्रेजी भाषा का खास ध्यान रखें, क्योंकि ये आपको आपके करियर में सबसे ज्यादा मदद करता है। जैसे कि आप बता रहे थे, जब आपने कोचिंग लिया था, तो कोचिंग में टीचर के साथ क्वेश्चंस करने में, कम्युनिकेट करने में भी आपको अंग्रेजी ने मदद किया, इंग्लिश अखबार पढ़ने में भी आपको मदद मिली, किसी भी सेंटेंस को या क्वेश्चंस को अनसीन पैसेज में आप तब पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपका स्पोकन अच्छा है। तो इसके बारे में कुछ आप कहेंगे? इंग्लिश स्पोकन से हमें इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत आसानी होती है। जब भी हम किसी क्लास में क्वेश्चन वगैरह पुटअप करते हैं, अगर टीचर इंग्लिश में लेक्चर दे रहा है, तो हमको क्वेश्चन करने में आसानी होती है। यस सर। और टीचर अगर इंग्लिश बोल रहा है तो समझने में भी आसानी होती है, क्योंकि आपका स्पोकन अच्छा है, तो आपका लिसनिंग भी अच्छा होगा। यस सर।
चलिए विवेक सॉरी अभय, आपने इतना समय हमें दिया और आप यहाँ पर आए हमारे पास में अपना समय निकाल करके, इसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं। और भगवान आपको आपका भला करे, आपको ऊंचाइयों पर ले जाए और जल्दी आपका एग्जाम्स, जैसे आप अभी तक हर एक एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते आए हो, तो हम यही भगवान से आशा करते हैं आप अपनी मेहनत से और अपने गुरुजन, अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से आप पहले ही अटेम्प्ट में अपना यूपीएससी क्वालिफाई करो, पहले ही अटेम्प्ट में आप अपना पोस्ट निकाल लो, उसके बाद में आप अपना इंटरव्यू निकाल लो और उसके बाद में पहले ही अटेम्प्ट में आप अगली बार डीएम, एसडीएम, आईएएस, पीसीएस, एसपी की पोस्ट पर आए और तब दोबारा एक बार दर्शकों के साथ में हम फिर रूबरू आपके साथ में होंगे। समय बहुत जल्दी निकल जाता है। देखते ही देखते आपने 3 साल से इतने सारे एग्जाम्स निकाल दिए, 2024 आ गया और ये 2024 का आधा समय आपका ट्रेनिंग और जॉब को करने में निकल जाएगा। तो जल्दी यूपीएससी का एग्जाम आपके सामने है। उम्मीद ऐसी है कि आप पहली बार में ये निकालेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने जो इस वीडियो को देखा और आपने हमारे विचारों को सुना। और मैं चाहता हूं कि आप भी अभय के लिए कामना करें कि जल्दी वो अपने ऊंचाइयों पर, अपने सपनों को साकार करें और ऊंचाइयों पर पहुंचे, देश का, अपने गांव का, अपने धर्म का, संस्कृति का, राष्ट्र का गौरव बढ़ाएं और आगे बढ़ें और तरक्की करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।